अल बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अल बिरूनी का जन्म 1973 ईस्वी में ख्वारिज़्म, जो अभी वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में पड़ता है, वहाँ हुआ था। फ्रांस का बर्नियर कौन था? फ्रांस का बर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला एक फ्रांसीसी यात्री था। फ्रांसीसी बर्नियर चिकित्सा एवं राजनीतिक दार्शनिक था। वह 12 वर्षों तक भारत में रहा। बर्नियर ने अपने शिविर नगरों से क्या अभिप्राय किया? बर्नियर ने शिविर नगरों से अभिप्राय ऐसे नगरों से जिसका अस्तित्व राज्य की शिविरों पर निर्भर होता था। अल बिरूनी के विषय में आप क्या जानते हो? टिप्पणी कीजिए। मध्यकाल में भारत आए यात्रियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध यात्री अल बिरूनी नाम से जाना जाता है। अल बिरूनी का जन्म 1973 ईस्वी में ख्वारिज़्म में हुआ था, जो अभी उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। उस समय ख्वारिज़्म शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। अल बिरूनी एक महान भाषाविद था। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। सीरियाई, फारसी, हप्पू, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन यूनानी भाषा का ज्ञान उसे नहीं था। वह एक गणितज्ञ, खगोलशास्त्री, दार्शनिक और जोशी। उससे प्रभावित होकर मोहम्मद गजनवी ने उसे अपने दरबार में स्थान दिया। अल बिरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारतीय अभियानों में कई बार भारत आया। उसने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें महत्वपूर्ण पुस्तक तहज़ीब-ए-हिंद, जिसे अल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत में नारियल और पान का वर्णन किस प्रकार किया है? इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह वृक्ष स्वरूप है, सबसे अनोखे तथा प्रकृति में विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। यह हुबहू खजूर के वृक्ष जैसा दिखता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, सिवाय एक अपवाद के। एक से काठ फल प्राप्त होता है, दूसरे से खजूर। नारियल का फल मानव के सिर जैसा होता है, मतलब उसके सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी 2 आंखें, एक मुंह, अंदर का भाग हरा होने के कारण मस्तिष्क जैसा दिखाई देता है। इससे जुड़ा हुआ रेशो बालों जैसा दिखाई देता है। इसमें जहाज को सिलते हैं तथा बर्तन के लिए रस्सी भी बनाई जाती है। इब्न बतूता के यात्री वृत्तांत का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि वह एक सफल यात्री था। इब्न बतूता के अनुसार पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह उगाया जाता है। पान का कोई भी फल नहीं होता है, इसे केवल पत्तियों के लिए उगाया जाता है। इसके प्रयोग की विधि क्या है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी होती है। इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके 2 टुकड़े न हो जाए और उन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ चबाया जाता है। इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ में नारियल और पान का वर्णन इस प्रकार ही किया था। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत रिहला में प्रचलित दास प्रथा के विषय में विस्तार से लिखा है। उसने सिंधु पहुंचने पर मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट करने के लिए ऊंट और दास खरीदे थे। जब वहां मुल्तान पहुंचा तो वहां के गवर्नर को एक गुलाम और एक घोड़े के साथ बादाम और किशमिश भी भेंट किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने नसीरुद्दीन नामक एक धर्म उपदेश को प्रवचन से खुश होकर 1 लाख टके के साथ 200 दास भी प्रदान किए। इब्न बतूता के वृत्तांत से ज्ञात होता है कि दासों की उनकी योग्यता के अनुसार यह कार्य करवाया जाता था। दासों का इस्तेमाल सुल्तान की सेवा में घरेलू कार्यों में किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में कुछ दास अपनी योग्यता के बल पर अपने पद को भी बढ़ाया है। सुल्तान ने अमीरों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दास गुप्तचरों, दास दर्शन को नियुक्त करते थे। सती प्रथा के कौन से तथ्य से ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा, आकर्षित किया, विस्तार से समझाइए। फ्रांस बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में सती प्रथा का विस्तार से वर्णन किया है। जिन तथ्यों ने उसका ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया वे निम्न प्रकार है, देखिए। बर्नियर के अनुसार पति की मृत्यु के बाद कुछ विधवाएं स्वेच्छा से सती हो जाती थी, जबकि कई महिलाओं पर परिवार और समाज का दबाव डाला जाता था। उसने लिखा है कि सती होने वाली स्त्री को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाकर जुलूस के साथ चिता ले जाया जाता था। चिता पर बैठने के बाद वह अपने मृत पति के साथ जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर जाती थी। बर्नियर ने इस प्रथा को धार्मिक और दुखद बताया तथा इसका प्रत्यक्ष वर्णन भी किया है। उसके अनुसार कुछ स्थानों पर स्थानीय अधिकारी सती होने से पहले यह सुनिश्चित करते थे कि महिला अपनी इच्छा से सती हो रही है या नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के और भी आपको वीडियो मिलते रहे।